ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जीबीएस फोरम पे आए थे, तो उन्होंने एक बोला कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। ठीक है, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। तो टैक्स कोई भी ज़्यादा देना नहीं चाहता। आप ज़्यादा देना चाहते हो फिरोज भाई? सर, कोई टैक्स ज़्यादा देना नहीं चाहता। हमारे व्यूअर्स भी ज़्यादा टैक्स नहीं देना चाहते हैं। तो आज हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपया टैक्स बचा सकते हैं। आप हमारे साथ सैटरडे को जुड़े हुए हैं, तो हम एक सिंपल सवाल पूछते हैं जो शायद मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा। पूजा, हम दोनों भी ट्राई करेंगे। मगर क्या कर सकते हैं कि हम 10 हज़ार रुपया मिनिमम टैक्स, 8 से 10 हज़ार रुपया मिनिमम टैक्स बचा सकते हैं। और ये सवाल जानने के लिए मुझे थोड़ा फिरोज भाई की तरफ मुड़ना पड़ेगा। सुपर निकुंज भाई, काफी सारे सेक्शंस हैं जो आपको टैक्स बचत में काम आ सकते हैं, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को ऑप्टिमल टैक्स देना है, ना ज्यादा ना कम, राइट। 50% लोग कम देना चाहते हैं, बट वो प्रोविजंस के आधार पे नहीं, कुछ कैश ले लें उस आधार पे, नियत खराब, राइट। यू हैव टू, अगर आप देश से प्रेम करते हैं तो आप ऐसे तो नेशनलिस्ट नहीं हो सकते कि भाई टैक्स की बचत भी कर रहा हूं मैं, मतलब ऑप्टिमल टैक्स पे करना, ना ज्यादा ना कम। तो लेट्स लुक एट 2 सेक्शन बताता हूं। आपकी पहली, आपको क्या मिलता है कि आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे लाख रुपए की कैपिटल गेन एग्जेम्पशन है पर फाइनेंशियल ईयर। परिवार में 4 लोग हैं तो 4 लाख रुपए की एग्जेम्पशन है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं उतने के 1 लाख की प्रॉफिट बुक करें हर साल, क्योंकि आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं है उसमें। समझो कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं 10 स्कीमों में लाख रुपए के। अब ये पूरी स्कीमें जो है 10 लाख रुपए की 20 लाख हो चुकी है, तो मेरे पास 10 लाख की कैपिटल गेन अनरियलाइज्ड है, मैंने बेची नहीं है। तो आप एक को बेचे और वापस खरीद लें भले ही, या दूसरी स्कीम में जो बदलाव करना है वो एक हर फाइनेंशियल ईयर में एक करेंगे, तो आपके 10 लाख रुपए जो गेन बनाई है आपको वो टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो काफी सारे लोग एक ही साल में 3 लाख बुक करते हैं। तो मैंने कहा भाई अब 1 लाख की एग्जेम्पशन है आपकी, बाकी 2 तो वेस्ट हो गए। मार्च में वो कर लेते 25 तारीख को, ये 5 अप्रैल को कर लेते, तो आपके उसके भी 10,000 बच जाते। दैट्स पॉइंट 1। इसमें प्लानिंग निटी-ग्रिटी में लगती है, इतनी कॉम्प्लेक्स प्लानिंग नहीं है, पॉइंट 1। दूसरा एक सेक्शन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेक्शन है जहां क्लबिंग प्रोविजन अवेलेबल नहीं है, मतलब नहीं है, जो सेक्शन 64 है। उसमें अगर मेरे पास एक मेजर चाइल्ड हो, समझो कि आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप खुद बेच सकते हैं, या अगर आपका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है अगर आपके पास मेजर चाइल्ड हो 18 साल की उम्र के ज्यादा, तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो वो इन्वेस्टमेंट्स बेचने से पहले आप अपने कॉलेज गोइंग किड को दे सकते हैं, उनमें तो कमाई है नहीं। जी। और बेच के गिफ्ट देने के बाद अगर वो बेचेंगे तो 0 टैक्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है, 7 लाख तक ऑलमोस्ट टैक्स नहीं है। तो क्लबिंग प्रोविजन आपके परिवार में कहां कहां एप्लीकेबल नहीं है, उसको गिफ्ट देके वो नई वाली फाइल से अगर वो बेचेंगे तो आपकी मार्जिनल टैक्स रेट उनकी अगर 0 है, तो आप अगर समझो 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे भी, इतने बड़े भारी भरकम इन्वेस्टमेंट पे 7 लाख की प्रॉफिट है और क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, मैं ये 50 लाख के 57 लाख जो हो चुके हैं ये गिफ्ट कर दूं, और 2 बच्चे हुए तो 14 लाख बच गया। हाँ, आपके 14 लाख बच गए। लोग अपनी फाइल में बेच के फिर उनको गिफ्ट देते हैं कैश में, तो फिर टैक्स आप यहां भरना ही पड़ेगा, आपकी फाइल है। तो यू विल हैव टू लर्न, एंड आई पर्सनली थिंक अगर हम शुरुआत इससे करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स है, तो सामने वाला पहले ही स्विच ऑफ हो जाएगा। मेरे हिसाब से सिंपल है, सिंपल करने की जरूरत है, और सिंपल करने के लिए पहले तो आपको सिलेबस छोटा करना पड़ता है। इतनी बड़ी बड़ी मोटी बुकें डरा देती, सिलेबस को छोटा कर लें, 5 सेक्शन 1 साल में पढ़ लें। मेरे हिसाब से 2 साल में 5-5 सेक्शन पढ़ेंगे तो पूरा काम हो गया। एंड आई हाईलाइटेड सेक्शन 44 हाईलाइट किया था मैंने पहले वाले कॉन्वर्सेशन में। क्लबिंग प्रोविजन जो है सेक्शन 112 है शायद मेरे हिसाब से, जो 1 लाख की एग्जेम्पशन है आपकी। ये 3 प्रोविजन को आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स में यूज कर सकते हैं वो तो करें, क्योंकि सैलरी पे आप नहीं बचा पा रहे हैं तो दूसरी हेड जो कैपिटल गेन हेड है वहां काफी सारे प्रावधान हैं जो आपके काम आते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं पूजा, ये छोटी छोटी बातें आपकी टैक्स को बचा सकती हैं। हम हिंदुस्तान में एक वर्ड बोलते हैं ना, जुगाड़, तो टैक्स के अंदर भी समझदारी का वर्ड होना चाहिए कि भाई ये आपको अवेलेबल है, ये फ्रेमवर्क में अगर आप ऑपरेट करते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो इनको इग्नोर ना करें।
हम ज़्यादा टैक्स नहीं देना चाहते हैं, कोई भी ज़्यादा टैक्स देना नहीं चाहता है, मगर क्या हम समझदारी से, जैसे फिरोज भाई ने बताया, क्या हम जो प्रोविजंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल उदाहरण दूं तो आपके पास गाड़ी है, अगर आप गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो आप सर्विसिंग के पैसे बचा रहे हैं, मगर गाड़ी का आपका एवरेज खराब हो गया तो आप क्या कर रहे हैं, पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात हो गई ना। तो वही वाली बात है यहाँ पर। बिल्कुल, तो टैक्स प्लानिंग बेहतर तरीके से करना ये काफी जरूरी है और उसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। गौरी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जो कि अभी फिरोजी से सवाल पूछा कि जो हमारा दर्शक है वो तो एंड ऑफ द डे यही जानना चाह रहा है कि ये जो टैक्स कट रहा है वो बचाए कैसे। तो आप क्या सलाह देंगी, किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, स्पेशली जो हमें कुछ फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर्स भी ये शो हमें आज देख रहे होंगे, उनके लिए भी सलाह दीजिए, वो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो जो कैपिटल गेन 1 लाख तक आता है, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हर साल हमें ये 1 लाख का कैपिटल गेन, और अगर हम घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो हर किसी के डीमैट अकाउंट से या म्यूचुअल फंड अकाउंट से हमें 1 लाख का जो एग्जेम्पशन है वो क्लेम कर लेना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है 7 लाख की, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात ये है कि अगर हम 7 लाख तक का करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि 18-20 साल का हमारा घर में कोई बच्चा है जो कॉलेज जाता है, तो उस केस में अगर वो 7 लाख का कैपिटल गेन अर्न करेगा तो उसको 7 लाख की इनकम पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि कैपिटल गेन का जो सेक्शन है वो अलग है। वो अलग सेक्शन में फ्लैट रेट 10% पे जाएगा। हाँ, उसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की जो बेनिफिट है वो मिलेगा, वो न्यू रिजीम में 3 लाख और ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख है, लेकिन 7 लाख की रिबेट उसको शायद नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है उसका जो टैक्स सेविंग है वो कम हो जाएगी। बट हाँ, 1 लाख और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो हम सब अवेल कर सकते हैं अगर हमारी कोई और इनकम नहीं है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अदरवाइज 1 लाख। अब बात करते हैं कि बाकी टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सैलरी की भी बात कर रहे हैं और हम बिजनेस की भी बात कर रहे हैं, तो इसमें कई बार मैं लोगों को ये एडवाइस करती हूँ कि आप अपने अकाउंट्स टीम के साथ या एचआर टीम के साथ बैठ के आप एक बार देखिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। आप सैलरी में जाना चाहते हैं, एज एन एम्प्लॉय काम करना चाहते हैं, या ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट काम करना चाहते हैं। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के अलग अपने कॉन्स हैं और ऑफ कोर्स प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, तो मैं दोनों ही बता देती हूँ फटाफट से कि अगर आप सैलरीड हैं तो देखिए आपको कोई खर्चा तो अलाउड है नहीं, आप जो डिडक्शंस ले सकते हैं आप वो ही ले पाएंगे, वो भी ज्यादातर ओल्ड रिजीम में है, न्यू में नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं तो उस केस में आप सारे खर्चे अपने बुक कर सकते हैं। यानी कि अगर कंपनी ने आपको 12 लाख का अमाउंट साल में दिया है, तो उस 12 लाख को कमाने के लिए आपने अपना जो गाड़ी का कन्वेंस, आपने जो गाड़ी पे पेट्रोल लगाया है, या आपने कोई ड्राइवर रखा है, या आपने कोई अपने लिए हेल्प रखी है, या आपने अपनी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए कोई कोर्स किया है, या ऐसा कोई भी आपका फोन का बिल है, या कोई भी ऐसा खर्चा है, आप इसमें क्लेम कर सकते हैं जो आप सैलरी में नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअल में आपको देखना है कि आपका एम्प्लॉयर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही आपको निकाल दे। आपको जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कंपलसरी आपका पीएफ और ईएसआईसी, वो नहीं मिलेगा। तो एक आपको अपना देखना है कि आपको क्या बेनिफिट कहाँ पे ज्यादा लग रहा है। अगर आपको सैलरी लेने में ज्यादा बेनिफिट है तो आप सैलरी में जाइए, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में रहने में ज्यादा बेनिफिट लग रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में जाइए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग सैलरी में बहुत ज्यादा टैक्स पे करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो जाते हैं और काफी हद तक वो टैक्स बचा लेते हैं, टैक्स प्लानिंग करके, टैक्स इवेजन करके नहीं। क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं है अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं और अपने खर्चे बुक करके आप टैक्स पे कर रहे हैं, ये बिल्कुल लीगल है, आज पर लॉ है। तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं, बट दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपको पहले स्टडी करने हैं, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। और हाँ, आपका एम्प्लॉयर भी आपको ये बेनिफिट देना चाहे, वो अग्री करे कि आप फ्रॉम एम्प्लॉयर टू कॉन्ट्रैक्चुअल आप शिफ्ट हो जाए, या वाइस वर्सा, व्हाटएवर जो आपको ज्यादा सूट करता है, तो ये डेफिनेटली आपको अपने एम्प्लॉयर से एक बार बात करनी होगी।